डिफेंस में बने बंगले में वह 3 माह पहले आई थी। यह मिसेस नुसरत हाशिम का घर था। वह बेवा थी और उनके बच्चे मुल्क से बाहर रहते थे। उनका खुद बाहर दिल न लगता था। वह घूम फिर कर वतन लौट आती। तन्हाई से घबराकर उन्होंने अपने घर को विमेन हॉस्टल में तब्दील कर लिया था। अब यहाँ दूसरे शहरों से आकर नौकरी करने वाली 7 लड़कियां रहती थीं। माहम उनमें से एक थी। वह अपने बाप से नाराज होकर यहाँ आ गई थी। वह उसे कैप्टन असद के लिए हाँ कहने पर मजबूर कर रहे थे। उसके लगातार इनकार पर उन्होंने उसे उस्मान का ताना दे डाला। आफाक उसके लिए अपना रिश्ता लेकर आया था। उसने पता नहीं पापा से क्या क्या बात कही थी कि पापा कई दफा उसे उस्मान के हवाले से कुरेद चुके थे, मगर यूं खुलकर ताना पहली दफा दिया था। तुम उस घटिया शख्स के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो? आप क्या कर रहे हैं मेरे साथ? आप भी तो मेरी जिंदगी बर्बाद ही करना चाहते हैं, उस घटिया शख्स को मेरे लिए चुनकर। पापा के मुंह से उस्मान के लिए ऐसे अल्फाज वह बर्दाश्त न कर सकी और पहली बार बाप के सामने यूं चिल्लाई। फिर वह वहां से चली आई। उसे अब अपनी माँ के पास भी न जाना था। वह राबिया के पास चली आई जो इसी हॉस्टल में रहती थी। 1 माह की ख्वारी के बाद यह नौकरी उसे मिल गई। पापा को पता नहीं इस घर का पता किसने दे दिया था। इस 1 माह के दौरान वह कई दफा उसके पास आए थे, मगर वह उनके साथ वापस जाने को तैयार न हुई थी। उसे उस घर में नहीं जाना था जहां मम्मी को अपने लाडले सायम के अलावा कोई और नजर ही नहीं आता था। और वह बदतमीज अक्खड़ मिजाज लड़का हमेशा माहम से बदतमीजी करता। वह उस माँ के पास जाकर करती भी क्या जिसके पास उसके लिए वक्त था न प्यार। अब वह एक खुद मुख्तार लड़की थी। अब सांस लेने के लिए अपने पापा और माँ की जरूरत न थी। अब उसे जीने के लिए दुजाने की जरूरत न थी। वह सीटी की धुन बजाता बिस्मा के सामने आया। बिस्मा, मुझे ब्लू मून मिल गई। वह चुप रही। यह खुशखबरी उसे सजील सुना चुका था। मैं कहता था ना कि ब्लू मून ऐसी नहीं, वह धोखा दे ही नहीं सकती। बिस्मा ने गौर से उसकी सूरत देखी। बंदे का पता एक जुमले में, एक मुलाकात में चल जाता है। अच्छा, फिर मेरे बारे में तुम्हें क्या लगता है? वह बोली। क्या मतलब? मुझे तो बचपन से देख रहे हो। छोड़ो भाई, मैं मासियों पर इतनी तवज्जो नहीं देता। बिस्मा, तुम उसकी नीली आंखों में देख लो तो आई कांट टेल यू यार। बिस्मा की आंखों में हल्की सी नमी उतरी और उसकी आवाज, माय गॉड, इतनी अच्छी आवाज भला किसी की हो सकती है? पता है बिस्मा, उसने क्या कहा? उसने कहा वह भी मुझ पर उतना ही यकीन, उतना ही एतबार करती है। तभी तो उसने मुश्किल में मुझे पुकारा। बिस्मा ने गहरी सांस ली और अपनी आंखों में आई नमी को उसने छुपाने के लिए मुंह मोड़ लिया, मगर जल्द एहसास हुआ कि अगर वह ऐसा न भी करती तो तैयब को कौन सा महसूस होता। उसे आज ब्लू मून के अलावा कुछ और नजर कब आ रहा था। अगर वह इतनी गहरी निगाह रखने वाला होता तो उसकी नजर किसी और लड़की की तरफ उठती ही नहीं। रमजान का बाबरकत महीना शुरू हो गया था। तैयब पूरी तरह तैयब बना हुआ था। नमाज रोजे के साथ साथ कुरान में भी बाकायदगी आ गई थी। सहरी के लिए खुद कुछ न कुछ बना लेता, इफ्तारी मामू के घर पर करता। सजील की ड्यूटी बहुत सख्त आजकल हो गई थी। 18 घंटे अस्पताल में होता। आज 7वें रोजे पर पहली बार बेचारे को घर में इफ्तार करने का मौका मिला था। तैयब वापसी पर उसे साथ खींच लाया था। मेरी गाड़ी निकाल। दरवाजा खुलते ही उसने सीने पर किसी ने हाथ रखा और उसे चौखट पर ही रोक दिया। अरे तुम कब आए? तैयब को खुशगवार सी हैरत हुई। इस बात को छोड़ो, मेरी गाड़ी निकाल। वह तो डाकुओं के पास है, तुझे क्यों नहीं ले गए डाकू? मेरी ही गाड़ी नजर आई थी उन्हें। वह लड़का औरतों की तरह हाथ नचाकर बोला। तुम फिक्र ना करो, मैंने तुम्हारी गाड़ी जितने पैसे जमा कर लिए हैं। तैयब ने मुस्कुरा कर कहा तो वह रास्ते से हट गया। पर मैंने अपनी गाड़ी ले ली है। आगे कदम बढ़ाते हुए उसने इत्मीनान से कहा। अबे तुझे तो उसने उसे सोफे पर धक्का देकर गिराया। मेरी गाड़ी पर डाका डलवाकर अपनी गाड़ी ले ली। डाका न कहो, वह तो सदका था ब्लू मून के सर का। सजील हंसा। उसका हाथ मुक्का बना जहां था वहीं का वहीं रह गया। फिर वह आहिस्ता से पीछे हटा। तैयब ने सीधा होते हुए उसे देखा। तुम मेरी माहम को जानते हो? माहम? सजील सवालिया निशान बना। तैयब
तुम माहम को कैसे जानते हो? वह बेकरारी से पूछ रहा था। सजील, तुमने तो अभी ब्लू मून का नाम लिया था ना? वह सजील की तरफ मुड़ा। उसने हाँ में सर हिलाया। वह मेरी माहम ही तो है। तुझे किसने कहा कि वह तेरी माहम है? सजील हैरत से बोला। मुझे यकीन है कि वह मेरी माहम है, मैं ही तो उसे ब्लू मून कहता था। तैयब बेकरारी से उसकी तरफ बढ़ा। तैयब, प्लीज बताओ माहम कहाँ है? मैं उसे ढूंढ ढूंढ कर पागल हो गया हूँ। तैयब, प्लीज मुझे उसका पता बता दो। वह उसका हाथ थामकर उसकी मिन्नतें करने लगा। देख, मैं अपनी गाड़ी भूल जाऊंगा, फ्लैट का पूरा किराया मैं दूंगा, घर के सारे काम मैं करूंगा। देख, तू सिर्फ मुझे उसका पता बता दे। अगर तूने इतनी अच्छी ऑफर देनी है तो ब्लू मून का पता मैं बता देता हूँ। सजील उसके करीब हुआ। मुझे उसके फार्म का पता है। गोली मार उसके फार्म हाउस को। उसका कमीना बाप मुझे उससे मिलने नहीं देगा। वह झुंझलाया और तैयब की तरफ दोबारा पलटा। तैयब, तुम उससे कहाँ मिले? क्या तुम उसकी अम्मी के घर का पता जानते हो? वह सोफे के पास नीचे उसके कदमों में बैठकर उसके घुटनों पर हाथ रखे शदीद बेचैनी से पूछ रहा था, और तैयब को यकीन था कि अगर उसका मुंह अब भी बंद रहा तो वह उसके पैरों को भी हाथ लगा देगा। उसने उसे किसी माहम नूर के लिए इतना ही दीवाना देखा था, इतना ही सच्चा देखा था। वह ऑफिस की गाड़ी से निकलकर जैसे ही मुड़ी, बुत बनकर रह गई। सामने वह शख्स खड़ा था जो उसे हर वक्त हर जगह नजर आता था और जिसने उस वक्त यहाँ होने का सोच भी नहीं सकती थी। वह भी उसे उसी तरह देख रहा था, उसी तरह सहरज़दा सा खड़ा था। आखिर वह उसके शहर से निकली और चंद कदम चलकर उसके सामने आ खड़ी हुई, जिससे नफरत करने की भरपूर कोशिश के बावजूद कभी उसे भुला ना पाई थी। कैसे हो उस्मान? वह अपने लहजे को हर मुमकिन हद तक नॉर्मल रखने की कोशिश कर रही थी, मगर लर्जिश फिर भी बाकी रही। माहम, मैं कितनी दफा मिलने तुम्हारे फार्म हाउस गया, तुम मुझसे मिली क्यों नहीं? वह उसके सवाल को नजरअंदाज किए पूछ रहा था। उसकी आंखों में बेचैनी सिमट आई। मुझे पता था तुम्हारा बाप कभी तुम्हें नहीं बताता होगा कि उस्मान ने उसके दर के कितने चक्कर लगाए। तुम मुझसे मिलने क्यों आते थे? उसे अपने पापा के बारे में इस तरह बात करना अच्छा नहीं लगा। क्योंकि मुझे तुमसे बात करनी थी। क्यों बात करनी थी? माहम, इस तरह बिहेव ना करो। अंदर आओ, बैठो, फिर बात करते हैं। वह नरमी से कहकर मुड़ गई। यह उस्मान था जो उसे पल में पिघलाकर मोम कर देता था। वह उसे अपने कमरे में ही ले आई। बैठो, मैं चाय। माहम, प्लीज, मुझे कुछ खाना पीना नहीं, सिर्फ तुमसे बात करनी है, बैठो। उसने सोफे की तरफ इशारा किया और खुद बेड के किनारे टिक गई। माहम, तुम कहाँ चली गई थी? कितना ढूंढा मैंने तुम्हें। माहम ने शौकी नजरों से उसकी तरफ देखा। तुम्हारे फार्म हाउस पर गया, तुम्हारे पापा ने तुमसे मिलने ही नहीं दिया। वह जानती थी कि ऐसा ही हुआ होगा। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, और देखो तुम्हारा पता मिला भी तो किससे? अपने ही घर के बंदे से। माहम ने हैरत से देखा। तैयब, कजिन है वो मेरा। ओह, तो ब्लैक होंडा जो डाकू ले गए? वह फौरन बोली। उस लम्हे उसे वह अपनी पहली वाली माहम लगी थी। वह मेरी थी। उस्मान मुस्कुराया, जबकि उसे तकलीफ हुई। उसी के बदले उसने तुम्हारा पता लिया है मैंने, वह कह रहा था। तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे उस्मान? उस्मान उसे देख कर रह गया। वह एक बार फिर अजनबियत के खोल में बंद होने जा रही थी, ताकि अपने पेरेंट्स को तुम्हारे घर भेज सकूं। क्यों? ताकि तुम्हें बहू बनाने की दरख्वास्त तुम्हारे पापा या मम्मी को पेश कर सकूं। क्या मतलब? वह एकदम बेड से उठकर खड़ी हुई। तुम्हारी शादी हुई नहीं क्या? नहीं। वह मजे से उसका तासुरात देख रहा था। तो क्या आफाक झूठ बोल रहा था? और वह तुम्हारी खामोशी, झुकी नजरें? आफाक झूठ नहीं बोल रहा था, उस वक्त वही सच था। वह उसे सारी बात बताता चला गया और वह दम साधे सुनती रही। उसे सारी बात बताने के बाद वह फिर एक बार हाथ उसके सामने फैलाए खड़ा था। मैं कैसे एतबार कर लूं उस्मान? कल कोई मजबूरी आई तो तुम मुझे छोड़ जाओगे? नहीं माहम, ऐसा कैसे हो सकता है? वैसे ही जैसे पहले हो चुका है। वह उससे नफरत नहीं करती थी तो अब एतबार भी नहीं करती थी।